नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर नोवेश। आज का जो पर्व है गुरु पूर्णिमा का, उसके जो भी मेरे जिन्होंने भी मुझे मार्गदर्शन अब तक किया है, उन सभी गुरुओं का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि उनका मुझे अपने जीवन में बहुत सारा उनका जो सिखाए हुए बातें जो रहती है वो काम में आती है। तो गुरु का कोई सिंगल कोई व्यक्ति नहीं रहता है। बचपन से लेकर अब आप देख रहे हैं तो आपके ज़िंदगी में जिन्होंने भी आपके जो उनका जो खुद का परफॉर्मेंस रहता है, उनका जो खुद का तजुर्बा रहता है, उनके हिसाब से हर एक व्यक्ति आपको मिलते हैं जो आपको सही सलाह देते, सही डायरेक्शन देते। वो सभी को मैं गुरु मानता हूँ। जो भी छोटी मोटी सलाह हो, बड़ी सलाह हो, को किसी भी व्यक्ति से हो, उसमें कोई वर्ण जात ऐसा कोई विषय नहीं रहता है कि ये क्षुद्र है या ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, ये कोई मायने नहीं रखता है। हमें जिनसे भी सीख मिलती है वो सीख लेना चाहिए। एक अगर रामायण का मैं प्रसंग आपको कहूँगा तो खुद हनुमान जी राम को कहते हैं कि अच्छी शिक्षा कहीं से भी प्राप्त हो, ग्रहण करनी चाहिए, उसको ले लेना चाहिए। तो इस तरह का संदर्भ एक रामायण में आता है। तो उसी का मैं आपको सभी को, मेरे जो सब्सक्राइबर है, व्यूवर है, उनको मैं कहूँगा कि आपको जहाँ से भी अच्छा नॉलेज मिलता है, किसी का कोई तजुर्बा मिल जाता है, कोई अपने पास से सीख के कुछ अगर आपको कोई बताते हैं, पढ़ाते हैं, वो सभी आपके गुरु है और उनको सबको नमन करते हुए आपको आगे बढ़ना है, उनका आशीर्वाद देते हुए आपको आगे बढ़ना है। मैंने ये जो चैनल शुरू किया है डॉक्टर नोवेश आयुर्वेदा करके, ये उनकी ही एक प्रेरणा कह सकते हैं कि उनका जो आशीर्वाद रहता है, उनका जो सपोर्ट रहता है, उसी से हम आगे बढ़ते रहते हैं। कहीं ना कहीं हमें खुद से एक बूस्ट होने का एक विषय मिल जाता है कि क्यों ना हम अपना जो प्राप्त किया हुआ जो नॉलेज है, जो एक्सपीरियंस है, एक तो रहता है कि पढ़ाई का क्या हुआ और बाद में फिर एक्सपीरियंस क्या हुआ, दोनों भी अगर इस साथ में जोड़ के अगर हम कुछ समाज को दे पाते हैं, बता पाते हैं, बोल पाते हैं, तो उससे ज़्यादा या उससे बढ़िया कोई नहीं हो सकता, कोई चीज़ नहीं हो सकती है। क्योंकि आयुर्वेद का जो पढ़ाई है और उसका जो एक्सपीरियंस है वो मैं आपसे इसीलिए शेयर करता हूँ कि ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे जुड़े, आयुर्वेद से जुड़े। मैं मेरा पर्सनल कोई नहीं कहता हूँ कि मुझसे जुड़े, आयुर्वेद से जुड़े, आयुर्वेद को समझे, आयुर्वेद के ट्रीटमेंट को समझे, आयुर्वेद का जिसे कहते हैं कि एक्चुअल में किस तरह का ट्रीटमेंट है, किस तरह का ये रिज़ल्ट ओरिएंटेड काम रहता है आयुर्वेद में, वो आप समझे, देखिए। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि जिनका आयुर्वेद से कोई लेना देना नहीं रहता है, डिग्री नहीं रहती है, कुछ भी नहीं रहता है, और उनसे ही आयुर्वेद बड़ी बड़ी बातें चलती रहती है। तो मेरा उससे मैं टोटली विरुद्ध हूँ। मुझे लगता है कि पहले आप ऑथेंटिक हो, आपका आप वैलिड हो, वैलिड पर्सन हो आप, क्योंकि जिनका काम जो है वही उनको कर सकते हैं, कोई भी किसी का भी काम नहीं कर सकते। लोहार लोहार का काम, सुतार सुतार का काम, उस तरह से जो प्रैक्टिशनर है आयुर्वेद के, जो डिग्री होल्डर है, जो अपने अपने स्टेट से या फिर सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंडियन मेडिसिन या फिर उसको अभी आयोग बन गया अभी वो CCIM ना रहते हुए, तो उस तरह से वहाँ से जो ऑथेंटिक जो कोड मिलता है, रजिस्ट्रेशन मिलता है, या फिर अपने अपने स्टेट से मिलता है, जैसे कि महाराष्ट्र में MCIM करके, महाराष्ट्र काउंसिल ऑफ इंडियन मेडिसिन, उस तरह से। तो ये सभी जो चीज़ें हैं ये ऑथेंटिक हो जाती है कि आप सही में आयुर्वेद से बिलोंग करते हैं। और फिर उसमें के बाद में फिर उसमें पोस्ट ग्रेजुएशन है, अलग अलग सब्जेक्ट्स में पोस्ट ग्रेजुएशन है, लगभग 20 के आसपास। मैं एग्जैक्ट, क्योंकि ये हर एक यूनिवर्सिटी के इसमें आगे पीछे होता है, लेकिन 18 से 20 के आसपास में पोस्ट ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट्स हैं और आयुर्वेद में। तो उनमें फिर बाइफर्गेशन होता है, जैसे UG में सिंगल टोटली सिलेबस चलते रहता है, PG में बाइफर्गेशन हो जाता है।
तो ये जो है बायफर्गेशन होना 18 से 20 सब्जेक्ट का, तो फिर उसमें वो व्यक्ति उसी में आगे बढ़ जाता है। जैसे कि आयुर्वेद मेडिसिन का, चिकित्सा का है, या फिर शल्य सर्जरी वाला शालक्य है जिसमें ईएनटी का आता है। तो ये इस तरह के अलग अलग सब्जेक्ट इसमें है। तो मैंने अभी तक लगभग 60 के ऊपर या फिर 60 के आसपास में मैंने वीडियो अपलोड किए है, जो मैंने खुद अनुभव किए, प्रैक्टिस में अनुभव लिया है उसका। और अभी आप इसको थोड़ा लोकोमोटर सिस्टम के हिसाब से अगर मैं थोड़ा बात करूँ तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे में जो लिंक रहती है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आपको उसको देख के आप अलग अलग तरह के लोकोमोटर सिस्टम के बारे में, जिसमें मसल भी है, जिसमें हड्डियाँ जैसे अस्थि धातु कहते हैं, या फिर जॉइंट्स कहेंगे हम, या फिर न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर कहेंगे जिसको स्ट्रोक जैसी कंडीशन है, या फिर लकवा जिसे कहते हैं। कुछ इसके मैं एग्जैक्ट नहीं बता पाऊँगा, लेकिन 5-7 तो वीडियो मैंने अपलोड किए हैं पहले से ही। अगर आपके नज़दीक में कोई भी इस तरह का पेशेंट है जिनको सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस गर्दन का है, हाथों में चिटिया जैसे आना, ठंड गर्म लगना, दर्द होना हाथों में, शोल्डर में दर्द होना, बायलैटरल भी हो सकता है, ये यूनिलैटरल भी हो सकता है। तो ये डिपेंड करता है कि कौन सी नर्व कॉम्प्रेस है आपके इसमें। ये जो पोस्टीरियर पार्ट ऑफ हेड जो है उसमें भी दर्द रहता है, ये भी एक इसमें एक सिम्टम्स पाया जाता है। या फिर चिटिया आना हाथों में, दोनों भी हाथों में चिटिया आना, गर्माहट लगना, या फिर ये टिंगलिंग सेंसेशन जिसे कहते हैं, चिटिया का टिंगलिंग सेंसेशन है, नमनेस है, हॉटनेस है, इस तरह के इसमें कुछ सिम्टम्स बने हुए रहते हैं। ये फिर बहुत बार ये जो शोल्डर है दोनों भी दर्द करते हैं, अपर बैक दर्द करता है, ये भी इसमें पाए जाते हैं। तो ये सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस के जो डिसीज़ है उसमें इसको मन्यागत वात या मन्यास्तंभ इस तरह की आयुर्वेद में वर्णित है। बाद में फिर कटिगत वात आता है लंबर स्पॉन्डिलोसिस में। लंबर रीजन में पेन होता है, स्टीफनेस होता है, अकड़न होती है ज़्यादा, अकड़न जकड़न जिसे कहते हैं। और पैरों में फिर चिटिया चलने जैसा या टिंगलिंग सेंसेशन रहता है, नमनेस रहता है। तो इस तरह फिर लंबर वर्टेब्रा जो है, 5 वर्टेब्रा हमारे लंबर वर्टेब्रा, उसमें कहना कहीं तो भी डिफॉर्मिटी आना, उसमें फिर ऑस्टियोपोरोसिस या ऑस्टियोपेनिया इस तरह की कंडीशन बनने के बाद में भी हो जाता है। अस्थि क्षय का कारण इसमें मेनली रहता है, वातरुद्धि, अस्थि क्षय, इस तरह की कंडीशन रहती है। और जो एजेड जो पर्सन है, जो वृद्ध पर्सन है, इसमें एक वो श्लोक आता है, आप संस्कृत का श्लोक है, आप इसको समझे या ना समझे, मैं आपको इसको बता दूंगा कि वयो अवरात्रि भुक्तानाम ते अंत्य मध्य आदिगा क्रमात्, इस तरह का श्लोक है। तो जो वयोवृद्ध है, जो एजेड पर्सन है 60-65 की, उसमें वात की हुई वृद्धि प्राकृतिक से रहती है, जिसे प्राकृत कहेंगे हम। बचपन में कफ की रहता है, कफ ज़्यादा रहता है, या कफ के डिसीज ज़्यादा रहते हैं, कफ का शरीर ज़्यादा रहता है उनका। बाद में भी मध्यम जो आयु है उसमें फिर पित्त का शरीर रहता है, और फिर जो 60 के अबव में जो रहता है वो फिर वात का शरीर बन जाता है। वात प्रीडोमिनेंट उनका जो रहता है शरीर का रवैया बन जाता है, तो उसमें डिसीज़ वात के ज़्यादा रहते हैं। तो कफ के डिसीज़ बचपन में, पित्त के डिसीज़ वयस्कों के इसमें, और फिर जो एजेड व्यक्ति है उनके इसमें फिर वात का डिसीज़। तो इस तरह के है कफ, पित्त और वात का। तो ये समझ के फिर आपको ट्रीटमेंट का पार्ट करना है। किसी किसी को घुटनों में दर्द रहता है, कोई इसमें ऑपरेटिव भी कहते हैं कि नी जॉइंट रिप्लेसमेंट करना है। तो पहले आप अगर आपके नज़दीक में कोई भी फिजिशियन है, उनसे आप आयुर्वेद फिजिशियन के पास में जाके आप 2 से 3 महीने, मैं 3 महीने लगभग कहूँगा, मिनिमम 3 मंथ में कहूँगा, तो लगभग 3 महीने तक आप इसकी ट्रीटमेंट पहले करवा सकते हैं। इसमें फिर जानो मीन्स नी जॉइंट का उसमें कुछ लेप रहता है, वो भी है। उसमें एक जानु बस्ती आती है, उसको भी ऐड रहता है ट्रीटमेंट का पार्ट। बस्ती रहती है, मेडिकेटेड एनिमा रहता है, काढ़े का भी रहेगा,
काढ़ा और तेल मिक्स करके, या फिर तेल का भी रहेगा, जिसको आस्थापन बस्ती और अणुआसन बस्ती इस तरह से नाम है, या फिर आस्थापन को निरोग भी कहते हैं। और फिर कुछ इसमें दवाइयाँ रहेगी, बहुत सारी दवाइयाँ, दवाई का कोई लिमिटेशन नहीं है। हर एक जो वैद्य रहते हैं, आयुर्वेदिशियन रहते हैं, वो अपने हिसाब से उसको चलाते हैं। शंख है, गोदंती है, कुकुरांडतोक भस्म है, अगर शैज कंडीशन है तो उसमें फिर अश्वगंधा है, शतावरी है, इस तरह से उसको मिलाते हैं। तो संतर्पणजन्य वात विकार और अपतर्पणजन्य वात विकार, ये दो प्रकार के वात विकार रहते हैं। तो उसके हिसाब से फिर दवाई को चलाना रहता है। बहुत बार आपने देखा होगा कि लकवा, एक नाम सुना तो होगा लकवा, इसे स्ट्रोक कहते हैं। ब्रेन में किसी पार्ट में जो पार्ट एक तो सही से वर्क ना करना, उसके बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। वहाँ की जो कैपिलरीज़ है, स्मॉल जो है कैपिलरीज़, वो कहीं ना कहीं फट जाती है प्रेशर के कारण में। तो उस जगह के उस रीजन का जो पार्ट, वो रीजन जो है ब्रेन का जो रीजन है, वो पार्ट वर्क नहीं करता है, उसको ब्लड सप्लाई नहीं होता है। ब्लड सप्लाई नहीं होना तो फिर ऑक्सीजन नहीं उसको मिलना, तो उस कारण फिर वो जिसे कहते हैं कि हेमी पैरासिस और हेमी पैरालिसिस, ये वर्ड आते हैं। पैरालिसिस, पैरासिस, ये दो वर्ड है। तो शुरुआत की कंडीशन में पैरासिस कहते हैं, तो वो फिर रिकवर हो सकता है आपका, अगर आपने तुरंत इसकी ट्रीटमेंट ले लिए तो। अगर ये बहुत दिनों तक आपका बना हुआ है, जो हाथ अगर आपका काम ही नहीं कर रहा है सालों से, तो वो फिर रिकवर होना इतना इजी नहीं हो जाता है। लेकिन आपको जो पैरालिसिस का अटैक आता है, या फिर आप आईसीयू में या फिर आईपीडी में भर्ती हो जाते हैं कई हॉस्पिटल में, तो वहाँ से तुरंत आने के बाद में अगर ट्रीटमेंट आपने शुरू कर दिया तो आपको मैंने खुद देखा है कि अच्छा रिज़ल्ट इसमें पाया जाता है। उनका जो लोकोमोटर सिस्टम जो है, जिसको किसी का हाथ वर्क नहीं करता है, जिसको फेशियल पैरालिसिस है, इसको अर्दित कहते हैं। हाफ मैं ये रख रहा हूँ, इसका मतलब है कि हाफ जो रीजन है अच्छा रहता है, किसी का हाफ जो है ये काम नहीं करता है। इससे जो सलाइवा है वो नीचे आते रहता है, बोलने में जो है वो स्पीच नहीं रहती, इसको कहते हैं स्लर्ड पिच कहते हैं उसको, तो वो नहीं रहता है। आँखों का भी थोड़ा बहुत इनको कई प्रॉब्लम हो सकता है, आँख बंद ना होना पूरी तरह से। तो ये अर्दित या फेशियल पाल्सी इसे कहते हैं, या फिर पैरालिसिस कहते हैं। तो ये कंडीशन पाई जाती है, वन साइडेड ही लगभग रहती है, या किसी किसी में फिर बायलैटरल रहती है। हाथों में भी वैसा ही है, पैरों में भी वैसा ही है, जिसको अलग अलग नाम है, लेफ़्ट साइडेड, राइट साइडेड, क्वाड्रिप्लेजिया, जिसको चारों भी जो है दोनों हाथ दोनों पैर काम नहीं कर रहे, लेटा हुआ पेशेंट है क्वाड्रिप्लेजिया में, तो इस तरह की कंडीशन रहती है। तो अलग अलग तरह की इसमें दवाई का उपयोग करके ये कंडीशन भी हम जो है नॉर्मल में ला सकते हैं पेशेंट को, जिनका वो कहीं किसी के ऊपर निर्भर ना रहे, डिपेंड ना रहे, इस तरह से। बाद में फिर गाउट की कंडीशन है, ऑस्टियोआर्थराइटिस है, या फिर रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, आमवात जिसे कहेंगे, संधिवात कहेंगे, वातरक्त कहेंगे। तो ये सभी कंडीशन में काफ़ी अच्छे रिजल्ट पाए हैं। बस आपको एक ध्यान में रखना है कभी भी, जो अगर आप पेशेंट इसको अगर देख रहे हैं तो एक ध्यान में रखना है कि आपको डॉक्टर्स जो है आपके नज़दीक के, उनको आप तुरंत कांटेक्ट करना है। ज़्यादा इसको जो लंबा खींचना नहीं है आपको, अगर जाएंगे देखेंगे करेंगे ऐसा नहीं। आपने अगर ठान लिया तो आपने तुरंत उनके पास जाके उनकी सलाह लेनी है, उनका ट्रीटमेंट स्टार्ट करना है। उनका जो भी है, पंचकर्मा का है, शमन है, शोधन थेरेपी है, वो सभी आप शुरू करिए, ताकि आपको रिज़ल्ट तुरंत आए। वो आप जितना डिले करेंगे उतना फिर वो रिकवर होने में देर लगती है। तो इस तरह से लोकोमोटर सिस्टम में, या फिर जो स्ट्रोक जैसी कंडीशन है जिसको लकवा कहेंगे, इस तरह की कंडीशन में रिज़ल्ट काफ़ी अच्छे आते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। आप सिर्फ इसको प्रॉपर वे से ले, उनका सही माने। जैसा कि आयुर्वेद में एक श्लोक है, आढ़्यो रोगी भिषग्वशो ज्ञापकाः सत्वान अपि। तो जो भिषक का वश जिसे कहते हैं, कि आप फिजिशियन की बातों को सही से समझे, जाने और उनको आप फॉलो करें, इसका मीनिंग है भिषग्वश। तो यही मैं जो भी अगर कोई पेशेंट अगर इसको देख रहे, रुग्ण अगर इसको देख रहे हैं मेरे वीडियोस को, तो मैं यही कहूँगा कि आप विशेषज्ञ या फिर आपके जो फिजिशियन है उनका आप सही से उनको पालन करें, उनका जो इंस्ट्रक्शन है उनको पालन करें, पथ्य डूज़ और डोंट्स है वो फॉलो करें,
प्राणायाम को साथ में रखें। आहार का आप अच्छे से उसको जो दोष बढ़ाने वाले और दोष को कम करने वाले या फिर समान रखने वाले उस आहार विहार को आप उनको समझें, उसको पालन करें। जो आपका जो एक्सरसाइज है उसको आप साथ में रखिए। निद्रा का आपने साथ में रखिए, प्रॉपर निद्रा, ब्रह्मचर्य को साथ में रखिए। तो आपका जो डिसीज़ है वो मैं खुद कह सकता हूँ इसको कि आपका डिसीज़ को बहुत अच्छा आराम मिल जाता है। आपको 3-4 महीने के बाद में दवाई भी उसकी लेनी नहीं पड़ती है, ये भी हमने देखा है। एक बार आपने अगर वो टोटली ट्रीटमेंट का पार्ट कर लिया तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको ज़रूर लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय आयुर्वेद।